हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपना ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एडिटोरियल देखेंगे जो ईरान के बारे में बात कर रहा है। ईरान और इंडिया के रिलेशन क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और क्या इशू है ये, इसके बारे में बात करिए, क्योंकि रिसेंटली ईरान का जो रेल नेटवर्क जो प्रोजेक्ट था चाबहार से जाहिदान का, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है ईरान ने, और वो इंडिविजुअली ही लेके चल रहा है। शुरुआत में बात ये थी कि इंडिया की एयरकॉन कंपनी वहाँ पे उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भागीदारी रहेगी और बेसिकली वही उस डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे लेके चलेगी। लेकिन अभी न्यूज़ ये है कि ईरान इंडिपेंडेंटली उस प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है, और जो उसका बैकअप दे रहा है वो चाइना है। यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट उसे मिल रहा है वो चाइना से मिल रहा है। तो इन सब को लेके ही है कि इंडिया को पॉलिटिकली इंगेज रहना चाहिए ईरान के साथ। भले ही उसकी पार्टनरशिप प्लान जो ईरान का है वो चाइना के साथ ज़्यादा हो गया हो या उसके साथ ज़्यादा बढ़ रहा हो। तो इन सब को लेके ये चर्चा करेंगे पूरे अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। तो उससे पहले एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि चाबार पोर्ट है कहाँ। चाबार पोर्ट ये मरक्कन कोस्ट है, गल्फ ऑफ ओमान में। यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रही होगी लेफ्ट वाली इमेज में। चाबहार पोर्ट, जहेदान आपको दिखा होगा। तो चाहबार चाहबार टू जहेदान ये लॉन्ग रेलवे प्रोजेक्ट है, करीब 628 किलोमीटर का। और जो इंडिया बेसिकली फोकस्ड रहा वो रहा जरांज टू देलराम। ये जो था ये रोड प्रोजेक्ट था, इंडिया इस पे ज़्यादा फोकस्ड रहा ये रोड नेटवर्क बनाने में। और इंडिया कहीं ना कहीं डिले करता रहा ये जो चाबार टू जहेदान था। इस वजह से ये न्यूज़ आई कि ईरान अब खुद ही इंडिपेंडेंटली उस प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है। ईरान की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, और ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन। जो ईरान है वो एक जो कंट्री है वो बॉर्डर्ड है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अगर आप इधर ईस्ट साइड में बात करें, ऊपर की तरफ इसके कैस्पियन सी है, यानी कि ये सैंडविच्ड है कैस्पियन सी और जो पर्शियन गल्फ है उसके बीच में ईरान कंट्री आपको इधर दिख रहा होगा अच्छे से। ये पूरा मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का मैप है, आपको दिख रहा होगा। ईरान के ऊपर अजरबैजान है, अर्मेनिया है, तुर्की है। और अगर हम वेस्ट साइड आए तो इराक, सीरिया, सऊदी, ये पर्शियन गल्फ के नीचे आ जाता है, सऊदी, ओमान, यूएई और कुवैत। तो ईरान बेसिकली सैंडविच्ड है कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए हम बेसिकली ज़्यादा इस चावार पोर्ट को डेवलप कर रहे थे कि हमें एक एंट्री मिल सके और फिर वहाँ से हम अपना सेंट्रल एशिया की तरफ अपनी एंट्री कर सकें। तो अफगानिस्तान के अगर बारे में देखें तो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, करेंसी है अफगान अफगानी, और प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। ऑफिशियल लैंग्वेज है पाश्तो, और या फिर और एक और है दारी। तो अभी अच्छे से हम उसको देखते हैं कि एडिटोरियल में क्या क्या बोला गया है। तो अभी रिसेंट की रिपोर्ट थी जो वहाँ के ईरान के ट्रांसपोर्ट और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थे, मोहम्मद इस्लामी। उन्होंने बोला कि उन्होंने ट्रैक जो था प्रोग्राम, जो 628 किलोमीटर का जो कि चाहबार से जैदान था, उसको मंजूरी दे दी है। और ये कंसर्न आने लगे कि इंडिया को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया प्रोजेक्ट से। तो उसके बाद ईरान ने अपना क्लैरिफाई भी किया कि नहीं, इंडिया को बाहर नहीं निकाला है। अगर वो प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है लेटर स्टेज पे तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो इससे ये जो हमारी जो वहाँ पे जो कंपनी थी, इंडियन रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन, ये एयरकॉन कंपनी के लिए अब डोर्स अभी भी खुले हुए हैं, बाद में अगर वो प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहे तो। और आगे देखें तो ये जो प्रोजेक्ट था ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा था अफगानिस्तान के लिए। यहाँ से ईरान से हमें एक कनेक्टिविटी मिलती सीधे अफगानिस्तान के, और फर्दर हम सेंट्रल एशिया में अंदर एंटर कर सकते थे बाई पासिंग पाकिस्तान। क्योंकि हमारे जो डिपेंडेंसी थी वो पहले कराची पोर्ट पे ज़्यादा रहती थी। तो उस कराची पोर्ट का जो सब्स्टिट्यूट हमने चाहवार पोर्ट को डेवलप किया, जो कि माकरन कोस्ट पर है ईरान के। अगर हम साउथ में देखें देखें अगर मैप में, इधर आपको एक मैप दिखा देता हूँ। ये जो गल्फ ऑफ ओमान में है, तो वहाँ से ग्वादर पोर्ट और चाहबार पोर्ट की जो डिस्टेंस है वो करीब 72 किलोमीटर की है, और इंडिया से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इतनी नहीं है। तो ये बात स्टार्ट हुई थी 2003 से, उस टाइम पे बात स्टार्ट हुई, और 1000 किलोमीटर का ये कांडला पोर्ट से इसकी दूरी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी, क्योंकि हमें पाकिस्तान को बाईपास करना था अगर हमें अफगानिस्तान में एंटर होना था, और अफगानिस्तान से फर्दर हमें सेंट्रल एशिया में इन एंटर करना था।
तो एरकॉन ने जो इंजीनियरिंग स्टडी से एस्टिमेशन जो निकाला, जो 800 किलोमीटर लंबा रेलवे प्रोजेक्ट रहेगा, ये करीब 1.6 बिलियन डॉलर का बना निकाला था। लेकिन उस टाइम पे क्या था, इंडिया जो कंसंट्रेटेड था वो 200 किलोमीटर का जो रोड नेटवर्क था जरान से देलराम, जो कि अफगानिस्तान में है, वो कंप्लीट किया 2008 में एट द कॉस्ट ऑफ 150 मिलियन डॉलर। और बाकी उसके बाद क्या था, हमारा जो प्रोग्रेस था वो काफ़ी धीमे पड़ गया। लेकिन इसमें ज़्यादा फिर अच्छे से हमारे शुरुआत हुई, एक मिनट, फिर अच्छे से इसमें शुरुआत हुई जब हमारा जो 2015 में जब ईरान ने यूएसए के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और न्यूक्लियर डील को ज्वाइन किया, यानी कि साइन किया। उसके बाद हमने इंडिया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो 2016 में तेहरान की विजिट पे गए, तब एक एमओयू साइन भी हुआ। उसमें बात ये हुई कि करीब 2 टर्मिनल जो शहीद बेहेश्ती पोर्ट है उसमें अंडर फेज 1, यानी कि फेज 1 के अंडर हम 2 टर्मिनल को ऑपरेट करेंगे और उसको इक्विप भी करेंगे अपने लिए। और और इससे अच्छा माइलस्टोन तब हुआ जब एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया, जो कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर था अफगानिस्तान और ईरान और इंडिया के बीच में, जो कि फर्दर 85 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और लगता उसमें। लेकिन इंडिया का क्या रहा, जो फेज 1 था उस पर ज़्यादा फोकस्ड होके उसने करीब 2018 में जो फेज 1 था वो ऑपरेशनल कर दिया, और हमारा जो पहला शिपमेंट था, वीट शिपमेंट, अफगानिस्तान को भेजा गया 2018 में। इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाने की बात करी गई, चाहवार पे प्लान भी किया, लेकिन उस पे जो था यूएस के सैंक्शन लगने स्टार्ट हो गए, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था वो कहीं ना कहीं धीमे पड़ गया, जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए था। तो यूएस सैंक्शन की वजह से जो हम इंपोज करने वाले थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन अराउंड द चाहबार, तो वो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे स्लो डाउन आ गया। और उसके बाद भले ही, लेकिन इंडिया को इसमें यूएस सैंक्शन के बाद भी इंडिया को एक तरीके की आज़ादी, थोड़ी सी मतलब छूट दे दी गई थी कि वो चावार पोर्ट को ऑपरेट कर सके और वहाँ पे अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम कंटिन्यू रख सकते, क्योंकि वो अफगानिस्तान के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए था। मतलब बेसिकली जो चावार बनाया वो अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए था। तो यूएस ने उसमें हमें कुछ, यूएस के ने जो सैंक्शंस लगाई थी वहाँ से हमें थोड़े सा वेवियर दे दिया, यानी कि हमें थोड़ी सी छूट दे दी। लेकिन इसके बाद भी हमें, भले ही यूएस ने क्या कहते हैं हमें थोड़ी सी छूट दी, लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा डिले इसलिए हुआ क्योंकि यूएस के जो ट्रेजरी था उन्होंने काफ़ी टाइम लिया क्लियर क्लियर नोट देने में, और फिर हैवी इक्विपमेंट जैसे रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन्स रहीं या मोबाइल हार्बर क्रेन्स रहीं, वो भी काफ़ी लेट हमें प्रोवाइड कराई गई, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी एक डिले रहा। अगर बात करें जो रेल ट्रैक प्रोजेक्ट है, उसके साथ जो एमओयू, जो हमने फाइनेंसिंग एमओयू साइन किया था इंडिया और उसके साथ ईरान के साथ, वो करीब 500 मिलियन डॉलर का था, जिसमें हम उनको रोलिंग स्टॉक और सिग्नल इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहे थे। और जो 150 मिलियन डॉलर का हमारे जो स्टील रेल ट्रैक्स थे हम वो भी प्रोवाइड करा रहे थे। लेकिन अभी भी बात यह है कि भले ही ये ट्रैक जो अभी तक जितना भी बनाया गया है उसमें जो रेल ट्रैक्स यूज किए गए हैं वो इरकॉन ने ही प्रोवाइड कराए गए हैं। फिर उसके बाद ईरान का सिर्फ इतना काम था कि लोकल वर्क्स और जो लैंड थी सिर्फ वो प्रोक्योरमेंट प्रोवाइड कराए ईरान इंडिया को। लेकिन उसके साथ फिर बाद में ईरान और एमओयू और ईरान की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है CDTIC, यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ईरान की, और उस इरकॉन के साथ एक एमओयू साइन हुआ, जो कि पिछली साल ही एक्सपायर हो गया। उसके बाद यूएस ने एक जो वहाँ की एक ईरान की कंपनी थी खतब अल अनबिनिया, उसको डेजिग्नेट कर दिया, एज अ स्पेशल डेजिग्नेशन दे दिया उसको। इसकी वजह से इरकॉन को सजेस्ट करना पड़ा ईरान को नया कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने के लिए। अगर मीनवाइल बात करें तो ईरान क्या था, एम्बिशियस प्लान अपना लेके चल रहा था। जो रेलवे लाइन थी जहेदन टू मशाद, यानी कि ये 100,000 किलोमीटर का था करीब, और ये 150 किलोमीटर जो तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे है वहां तक का एक्सटेंशन था इसका। ये अपना एक एम्बिशियस प्लान अलग लेके चल रहा था। इस प्लान के साथ एक और प्लान वो लेके चल रहा था, जो कि था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि बांदर आंजली और कैस्पियन सी के बीच में था। लेकिन और इस टाइम पे अफगानिस्तान में अगर हम बात करें 2011 में करीब 7 इंडियन कंपनीज ने, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रही और उसके साथ और भी थी करीब 7 इंडियन कंपनी थी, उन्होंने बिडिंग करी वो
हजीगक माइंस हैं अफगानिस्तान में, उसके लिए आयरन ओर निकालने के लिए, बट वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छे से चल नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे टेंशन क्रिएट और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सीरियस कंसर्न बने हुए थे। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ईरान के लिए चाइना क्यों ज़रूरी है। अभी 2016 में जैसे ही सैंक्शंस में थोड़ी सी राहत देनी शुरू करी, क्या कहते हैं, यूएस ने, तो जो चाइना का प्रेसिडेंट थे जिनपिंग, वो उन्होंने तेहरान की विजिट करी और वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम दिया उनको, और इन्वॉल्व किया गया कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और सप्लाई की जाएगी, और अश्योर किया गया कि जो ईरान का ऑयल और गैस है वो कंसेशनल रेट पे सीधे चाइना लेगा। यानी कि एक बार्टर सिस्टम, उन्होंने एक बार्टर सिस्टम भी स्टार्ट किया अपना, जिसमें ये था कि जो चाइना की पेट्रोलियम और केमिकल कॉरपोरेशन यानी सेनोपेक जो थी, वो उनके साथ नेगोशिएशन नेगोशिएशन चले और ऑयल फील्ड को वहां पे डेवलप किया, उसके बदले में बार्टर सिस्टम में वो ऑयल ले रहे थे। ऐसे ही सेम एक साउथ पार्स गैस प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया उनके साथ, और जो चाइना की चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन था, उसने साउथ पार्स गैस प्रोजेक्ट के साथ वर्क किया, वो भी बार्टर सिस्टम पे बेस्ड था। अब बात करें इसके साथ साथ, मीनवाइल वहाँ पे टेंशन्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे, और मतलब लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुए तब जब सऊदी अरेबिया ने के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ और क्लेम किया गया कि हाउतीज ने किया है, और यूएस ड्रोन ने स्ट्राइक जो की, वहाँ के जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के जो रेजिमेंट के जो चीफ जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनकी जब डेथ हो गई उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेंशन्स क्रिएट हुए, काफ़ी ज़्यादा उनमें मतलब ईरान और यूएस में काफ़ी ज़्यादा तनातनी भी रही उस टाइम पे। और अगर अभी बात करें पिछले 4 हफ्तों की, तो वहाँ पे करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जो एक्सप्लोजन्स रहे, वो काफ़ी मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स वहाँ देखने को मिले हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी पे जो खोजी थे, वहाँ पे एक बैलिस्टिक मिसाइल से एक्सप्लोजन हुआ। रिपोर्ट ये हैं कि यूएस और इसराइल एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट्स ये हैं कि ये प्रोवोक किया जा रहा है ईरान को यूएसए इलेक्शन से पहले, कि वो कुछ अटेम्प्ट करे, उसके बाद होगा क्या कि जो यूएस फिर इस पे ईरान पे अपने सैंक्शन प्रोवाइड कराएगा, तो एक वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी कि यूएस में, तो उसमें ट्रम्प को फायदा हो सकता है एक सिंपैथी बेस्ड पे उधर वोटिंग के लिए, तो इसलिए वो ईरान को प्रोवोक कर रहा है। अगर हम मई में बात करें तो यूएस ने अनाउंस किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जो बैन है ईरान के जो एक्विजिशन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स, जो उस पर बैन लगा रखा था ईरान का कन्वेंशनल वेपन्स लेने का, उसको फर्दर बढ़ा देना चाहिए, जो कि 2015 में इम्पोज किया था, जुलाई 2015 में, जो कि JCPOA जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान और यूएसए के साथ, लेकिन उसमें हुआ ये, उसमें यूएस ने अपना बैकआउट कर लिया और पीछे हट गया, और उसके 5 साल अभी कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी, और इस इनकी जो डिप्लोमेसी रही यूके और फ्रांस की, उसको भी काफ़ी उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया गया था कि उन्होंने अपना वीटो पावर यूज़ नहीं किया और इस तरह के प्रोविजंस को कैंसिल कर देना, ये कहीं ना कहीं एक प्रोवोक कर रहा है ईरान को। और जो आगे का जो सैंक्शंस, जो जितने ज़्यादा सैंक्शंस ईरान पे लगाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहे हैं कि ईरान इस पर रेटिलेट करेगा, लेकिन अभी ईरान जो है वो थोड़ा वेट कर रहा है, क्योंकि नवंबर में उसको उम्मीद है कि व्हाइट हाउस में थोड़े से अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी और एक नए डायलॉग की उसे थोड़ा इंतज़ार भी है कि नई गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगी, तो उसके साथ नए डायलॉग्स के साथ वहाँ पे नई तरीके से बातें आगे बढ़ सकती हैं, तो ईरान इसलिए अभी वेट वेट कर रहा है। अगर हम बात करें कि तेहरान ने कितना बैलेंसिंग एक्ट अगर प्रोवाइड किया है यूएस और इंडिया चाइना के बीच में, तो अगर देखा जाए तो जितना ट्रिकी इंडिया के लिए रहा है ईरान और यूएस के साथ लेके चाहवार पोर्ट को ग्रो करना या वहाँ पर वर्क करना, उतना ही रूहानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है इस तरीके के उसको कोप करना, जो ट्रम्प का जो एग्रेसिव पॉलिसी रही है, जो जितना ज़्यादा और ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर जो बनाया गया है उसकी वजह से। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर एशिया में देखा जाए तो रशिया और चाइना के पास ही है वीटो पावर, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर यूज कर सकते हैं रशिया और चाइना ही ईरान का सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए ईरान और चाइना का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर रोड मैप है, उसकी वजह से चाइना इम्पोर्टेंट हो जाता है ईरान के लिए। अगर हम बात करें
करीब और फिर इस वजह से इंडिया भी, अगर, हाँ, अगर माना जाए ईरान इस चाइना के लिए, चाइना ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया उसके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इंडिया की वो इसलिए इंडिया को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दे रहा है कि जहाँ सैंक्शंस लगा दिए गए थे वहाँ पे सिर्फ एक जो छूट दी गई थी उस टाइम पे, तो वो इंडिया को ही दी गई थी। तो वो ये भी देखता है कि जहाँ पे इतने ज़्यादा सैंक्शंस थे ईरान के ऊपर, उस बीच में चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए इंडिया को थोड़ी सी छूट दी गई थी यूएसए के द्वारा ही। तो वो एकदम वो, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो इंडिया की तरफ ईरान के रिलेशन को थोड़ा और मजबूत करते हैं, क्योंकि वो देख रहा है कि आगे वाले टाइम में ईरान और चाइना, मतलब यूएसए का जितना सैंक्शन लगाने के बाद भी चाइना और इंडिया ही एक ऐसे थे जो उसके साथ ट्रेड कर रहे थे, और इंडिया तो ऑपरेट भी कर रहा था चाबहार पोर्ट को। तो कहीं ना कहीं ईरान को भी उससे एडवांटेज है इंडिया से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से चाइना के साथ ही चला जाएगा। इसलिए अभी उसने क्लैरिफाई भी किया कि वो जो 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 प्रोजेक्ट चल रहा है, रेल प्रोजेक्ट, उसमें इंडिया कभी भी ज्वाइन कर सकता है। अगर हम बात करें अभी इंडिया को अगर लेकर हम बात करें, तो इंडिया को अपने रिलेशंस सुधारने चाहिए। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं नेबरहुड में, उनमें जो देरी हो रही है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिया को फेस करना पड़ता है इस तरीके की। और इन डिले की वजह से, जैसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, वहाँ पे काफ़ी डिले चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे कॉस्ट जो प्रोवाइड करानी चाहिए वो उतनी नहीं दी जा रही है प्रोजेक्ट्स को, तो इसलिए वो रुके पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाइना के लिए इजीली फुटप्रिंट है कि वो वहां पर जाके पहुंच सकें और अपना इन्वेस्ट कर सकें और इंडिया को बाईपास कर सकें। तो इंडिया को अपने जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करने चाहिए, और जो वहाँ के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिकॉर्ड वहाँ पे है उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और उनके साथ अच्छे से बना के चलनी चाहिए। और अगर बात करी जाए, तो जो पॉलिटिकली इंगेजमेंट है ईरान के साथ वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, भले ही उसका चाइना के साथ क्यों ना एक ज़्यादा उधर की तरफ झुकाव हो रहा हो ईरान के साथ, लेकिन इसका मतलब हमें ये लेके नहीं चलना चाहिए कि हमें ईरान के साथ अब हमारी बातें नहीं बन पाएंगी। तो एक कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए पॉलिटिकली भी ईरान के साथ। तो बस यही सब था ईरान और चाइना का और इंडिया का जो एक ट्राइलेटरल रिलेशन जो बन रहा था, और क्यों चाइना इस तरीके से एंटर हुआ, ये सब चीज़ें बातें थी इसमें। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ जो है हम उस पर फोकस करते हैं। बात करी जा रही है कि जो अर्थन इम्बैंकमेंट डैम होते हैं आसाम के, वो कहीं ना कहीं एक कॉज रहे हैं वहाँ के जो फ्लड्स लाइक सिचुएशन वहाँ पे बनी है। बोला जा रहा है जो इल मेंटेन्ड और पुअरली कंस्ट्रक्टेड रिवर एम्बैंकमेंट्स रहे हैं अभी आसाम के, उसकी वजह से पूरी साल के जो अभी तक की बाढ़ जो रही है वो कहीं ना कहीं वही रीज़न है। ये गिस्ट है, मतलब पूरी न्यूज़ का मैंने आपको एक गिस्ट प्रोवाइड करा दिया है। मेन फोकस जो था वो बेसिकली यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट इंडिया के ऊपर बात करने के लिए था कि किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स वगैरह, मतलब बेसिकली हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है फ्लड, उसके लिए है ये न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे हमारे लिए। पर अभी हम बात कर लेते हैं एम्बैंकमेंट्स, क्योंकि ये भी एक उसमें मेजरमेंट्स में ही आता है। अगर हमें जो मिटिगेशन प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं फ्लड के, उसमें एम्बैंकमेंट्स डैम्स रहे, चेक डैम्स रहे, ये सब हमारे मिटिगेशन प्रोग्राम के पार्ट होते हैं। अगर हम फ्लड के मिटिगेशन प्रोग्राम्स रहते हैं। अगर हम बात करें, जो अगर देखा जाए जो 1960s में ये एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे और 1990 तक ये खुद ही ब्रीच और कोलैप्स हो चुके हैं आधे से ज़्यादा। उसके बाद भी यहाँ पे अभी भी इनको रिनोवेट नहीं किया गया, नए वहाँ पे नए डैम्स नहीं बनाए गए। तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं लैग किया है इस तरीके के एम्बैंकमेंट, जो इस तरीके की इल लाइक सिचुएशन वहाँ पर रही, तो स्टेट डिपार्टमेंट रहा, उसने पूरी तरीके से ध्यान नहीं किया है। और जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड था उसने फंड भी प्रोवाइड नहीं किया उनके उसके लिए, रेनोवेशन के लिए, और अच्छे से उनका मेंटेनेंस किया जाए। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लड। तो अगर हम फ्लड की बात करें, तो एक्सेसिव वाटर जब हमारे लिए रिवर से फ्लो होने लगता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल और ड्यूरिंग द मानसून, तो उसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जो हमारा पानी होता है वो बाहर निकल के भाग रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं रिवर कोर्स को छोड़ के आसपास का जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है उसमें जाने लगता है। तो वहाँ इस वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन या फ्लड कंडीशंस बन जाती है। ये अगर बात करी जाए तो खाली सिर्फ हैवी रेनफॉल की वजह से नहीं होता है, मैन मेड फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लड लाइक सिचुएशन इन इंडिया। मैन मेड प्रॉब्लम्स जैसे कि
अगर हम नेचुरल देखा जाए, नेचुरल कॉजेज जो रहते हैं फ्लड के, तो उसमें हमारा क्लाइमेट चेंज आ जाता है। जो क्लाइमेट चेंज, जो इंटेंसिटी, जो भी रेनफॉल इंटेंसिटी रही, ड्यूरेशन रहा, ये क्लाइमेट चेंज में आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, तो ये भी एक नेचुरल कॉज है। रेनफॉल पैटर्न जो चेंज होता रहता है, मानसून का टाइम नहीं पता रहता है, कभी आना जाना, जल्दी आ जाता है मानसून या नहीं, तो ये रेनफॉल पैटर्न भी कहीं ना कहीं फैक्टर है। और जो ट्रांस नेशनल रिवर्स रही, यानी कि जो रिवर्स में जो ट्रांस नेशनल, यानी कि जो जैसे ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा डैमेज नॉर्थ ईस्ट को करती है, क्योंकि वहाँ पर जो उसका ब्रह्मपुत्र का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। वो करीब अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज उसका जो कोर्स है वो 80 किलोमीटर का है, ब्रह्मपुत्र का। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ से आता है पानी का, तो कभी कभी क्या होता है, सडन वहाँ पे चेंज, टोपोग्राफी में जब चेंज आता है तो फ्लड लाइक सिचुएशन वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो जो कोर्स होता है उसमें पानी रुक नहीं पाता है, तो आसपास जाता है बारिश के टाइम पे। कुछ कभी कभी अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन जब हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या है, ग्लेशियर्स वगैरह जब पिघलते हैं, उसकी वजह से फिर पानी और ज़्यादा आने लगता है। अगर हम ह्यूमन केसेस की बात करें, तो एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स अलोंग द कोर्स ऑफ द रिवर, उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग बेसिकली जो रीज़न है उसका यही है, जो हमारे जो ड्रेन्स हैं वो चौक रहते हैं, मेंटेनेंस उनका पूरा करा नहीं जाता है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलता है अर्बन में, तो ये अर्बन फ्लडिंग में आते हैं। और और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है नेग्लेक्ट, जो हम करते हैं प्री डिजास्टर प्लानिंग। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है वो इतनी प्री अच्छे से प्लानिंग नहीं करता है, प्री प्लान नहीं करता है चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फ्लड लाइक सिचुएशन में ये वनरेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें जो मिटिगेशंस प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि हम अच्छे से मैपिंग करें, मैनेजमेंट करें, रेगुलेट करें चीज़ों को अच्छे से, और रिवर फ्लड मॉडलिंग बनाएं, एक प्रिपेयर करें चार्ट के कितना क्या है, वहाँ की वनरेबिलिटी चेक करें, और जो डैम्स वगैरह होते हैं उनको टाइमली चेक करें, और और मैपिंग करें। हम बेसिकली मैपिंग ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर वहाँ पे मैपिंग में हम चिन्हित कर लेंगे कि ये फ्लड प्रोन एरियाज, तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं पहले ही हमारे अब इस टाइम पे हमारा जो आईएमडी डिपार्टमेंट है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके पास काफ़ी हम पहले से ही बता सकते हैं, करीब 48 आवर्स पहले हम अवेयर कर सकते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन आने वाली है। तो हम उनको नेग्लेक्ट ना करें, उन्हें पहले से ही सिग्नल करें, वार्निंग इशू करें। तो ये सब चीज़ें अगर हम अच्छे से रेगुलर पैटर्न पे फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके का डिवास्टेशन हमें फ्लड टाइम पे देखने को मिलता है, तो हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं, इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो अभी यूएन मीट, वर्चुअल मीट हुई, तो मोदी जी ने वहाँ पे एक रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म की बात करी, यानी कि बहुपक्षीय वार्तालाप रहनी चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, रिफॉर्म जो होना चाहिए, जो इस टाइम पे सामने ला के रख दिया गया कि यूएन, डब्ल्यूएचओ, ये कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरनेशनल बॉडीज थी ये फेल हो चुकी हैं कोविड 19 को टैकल करने में, और यूएन भी कहीं ना कहीं फेल हुआ है कोविड 19 के टाइम पे। तो उसके बारे में मोदी जी ने ही बात करी और बोला कि क्या कहते हैं, इस टाइम पे जो हमारा मल्टीलेटरल सिस्टम है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उस पे अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, और क्योंकि यही एक सस्टेनेबल पीस और प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं हम इस मल्टीलेटरलिज्म के द्वारा। और ये बात करी उन्होंने, हाई लेवल डायलॉग जो हुआ, ये इकोसॉक की 75th एनिवर्सरी थी, वहाँ पे ये चीज़ें बोली गई। और जो पीएम मोदी थे, जो इकोसॉक की गैदरिंग थी वर्चुअली, उसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटर्स थे, नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर एरना सोलबर्ग थे, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी थे। मोदी जी ने बोला कि करीब उन्होंने वो एक असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं 150 कंट्रीज को, और उन्होंने एक सार्क इमरजेंसी फंड भी स्टार्ट किया है कोविड 19 को टैकल करने के लिए। उन्होंने एक डिटेल्ड जो इकोनॉमिक मेजर्स जो उन्होंने लिए हैं उसके बारे में बात करी, जो $300 बिलियन का जो उन्होंने गवर्नमेंट पैकेज निकाला, जो ब्रिंग टू इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक के लिए निकाला है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी है, और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है उसको और अच्छा करने की उन्होंने बात करी। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोसॉक।
क्योंकि इकोसॉक की 75th एनिवर्सरी थी। तो इसको फॉर्म किया था 1945 में यूएन के साथ ही। और ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, उनका भी उनमें से एक ऑर्गन इकोसॉक है यूएन का। इनका जो ये जो बॉडी है, ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन करने के लिए, पॉलिसी डायलॉग रहे, पॉलिसी रिव्यू करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए, सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज पर रिकमेंडेशंस देने के लिए, और इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनली जो भी हमारे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं और जो एग्री करते हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बॉडी कहीं उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना और रिकमेंडेशंस देना सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। और अगर बात करें, अभी 54 मेंबर्स हैं इसके, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बाय जनरल असेंबली। और इंडिया भी इकोसॉक का मेंबर है 1 जनवरी 2018 से, और जो कि 31 दिसंबर 2020 तक का मेंबर रहेगा। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोसॉक। तो एक ब्रीफ हमने इकोसॉक के बारे में भी देख लिया। और जो गेस्ट था, जो उन्होंने बात करी, जो मल्टीलेटरलिज्म के लिए उन्होंने बोला यूएन में थोड़ा सा रिफॉर्म लेके आने चाहिए, यूएन की बॉडीज़ हैं उसमें, डब्ल्यूएचओ में, उन्होंने इसका एक बात करी, इस पे अपना विचार भी दिए। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, जो एनजीटी ने अभी बोला है कि कोई और अल्टरनेटिव वे नहीं है क्रिमिनेशन का। तो उसके लिए जो पिटीशन फाइल की गई थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। वो बोला है कि और डायरेक्शन दिए हैं कि अल्टरनेटिव मेथड जो क्रीमेशन के हैं वो अभी नहीं हम डायरेक्ट कर सकते। और पिटीशन में बोला गया था कि जो बर्निंग होती है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, और कहीं ना कहीं चांसेस भी होते हैं स्प्रेड होने के कोविड 19 के। तो उसको लेके एनजीटी ने अपना जो फैसला दिया है वो ये दिया है कि उसने डिसमिस कर दिया वो प्ली को। तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट ये है कि एनजीटी क्या है। एनजीटी स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2000 एक्ट के द्वारा बनाई गई है, यानी कि जो एक्ट था 2010 का एक्ट पार्लियामेंट ने पारित किया, उस पे बेसिस पे एनजीटी को बनाया गया 2010 में। और अगर हम बात करें एनजीटी, तो इंडिया थर्ड कंट्री है इस तरह की स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल जिसके पास है, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है जिसने इस तरह की कोई इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल बॉडी बनाई है। और अगर हम बात करें तो ये जो इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इनको 6 महीने के अंदर ही इस अपनी फाइनल हियरिंग देनी होती है, और 6 महीने के अंदर इसको पूरा अपना वर्डिक्ट देना होता है एनजीटी को। इसकी पांच इस एनजीटी की 5 सिटिंग्स हैं। प्राइमरी जो है वो न्यू दिल्ली में है, इसके साथ साथ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इसकी सिटिंग्स होती हैं। तो मेन प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेस जो सिटिंग की है वो न्यू दिल्ली है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अभी स्ट्रक्चर, तो ट्रिब्यूनल में जो है एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, और जो कि करीब 5 साल के लिए अपना ये ऑफिस होल्ड करते हैं, और इसके बाद कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है इन मेंबर्स का। चेयरपर्सन की बात करें तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑन द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन पे चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर और जो इसमें करीब देयर आर मतलब करीब 10 से लेके मतलब कम से कम 10 से लेके 20 तक मेंबर्स हो सकते हैं, फुल टाइम मेंबर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स इन द ट्रिब्यूनल। यानी कि टोटल जो इसका स्ट्रक्चर है वो मिनिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं या मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं, जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को मिला के। अगर हम अभी पावर्स की बात करें, तो पावर्स में देखा जाए तो इसका जुरिडिक्शन है ऑल ओवर सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी सिविल केसेस हैं उस पर ये अपना जुरिडिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि ये पनिशमेंट भी देती है, और मतलब अपने जो इसके जुरिडिक्शन मतलब जो इसके जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन बेसिकली प्रोवाइड करती है, जो इसका जो फैसले होते हैं वो पनिशमेंट भी दे सकती है ये, और उनको क्या कहते हैं वो भी लगा सकती है कि इतना आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और कुछ टाइम के लिए पनिश भी कर सकती है। अगर बात करें जाए तो ये भी कोर्ट की तरह स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका अपना खुद का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। और एनजीटी की एक एपिलेट जुरिडिक्शन भी है, जहाँ पे क्या कहते हैं कोर्ट के अगर इसके फैसले से आप खुश नहीं है तो उसमें कोर्ट में आप जा सकते हो। और
जो ट्रिब्यूनल है वो बाउंड नहीं है प्रोसीजर जो लेट डाउन है सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको वो मतलब वो प्रोवाइड फैसले देगी। ये नेचुरल जस्टिस पे के प्रिंसिपल वर्क करती है, यानी कि इसमें अच्छे से हियरिंग भी होगी, एविडेंसेस भी दिए जाएंगे। तो जो भी एक रियल हियरिंग प्रोसेस होता है उसको बेसिकली ये फॉलो करती है नेचुरल जस्टिस से, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। सॉरी। और अगर हम बात करें तो अगर इसके डिसीजन को हम चैलेंज कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट में अंडर द आर्टिकल 226, जो कि आर्टिकल 226 बोलता है जो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रेट्स, जो रेट्स प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट, तो हम जाके चैलेंज कर सकते हैं इसके आराम से, इसके जो डिसीजंस हो सकते हैं। और इसके साथ एक चैलेंज ये भी है एनजीटी का चैलेंज में अगर देखा जाए तो इस वजह से जो ये क्लेम किया जाता है कि हाई कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एनजीटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से हाई कोर्ट की सुपीरियरिटी ज़्यादा है। इस वजह से आर्टिकल 226 के अंडर हम इसके एनजीटी के जो डिसीजंस हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं। इस तरीके के क्लेम किए जाते हैं। और बात करी जाए तो वहां पे थोड़ी एक क्लियरिटी नहीं है कि किस तरीके के डिसीजंस को चैलेंज किया जाए, और जबकि एनजीटी के एक्ट में बता रखा है कि उन्हीं चैलेंजेस को हम चैलेंज कर सकते हैं, उन्हीं डिसीजंस को हम चैलेंज कर सकते हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं, जो कि हम सुप्रीम कोर्ट में, और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और जो टाइम दिया जाता है इस चैलेंज करने के लिए वो करीब 6 महीने होता है। अगर आज जैसे डिसीजन आया तो 6 महीने आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, तो तभी उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक हमारा सारी चीज़ें कवर हो गई। हमने आज इंडिया और ईरान का रिलेशन भी देखा और किस तरीके से वहाँ पे क्या कंडीशंस क्रिएट हुई और क्यों इस तरीके के सॉल्यूशन प्रॉब्लम वहाँ पर रहे, क्या सैंक्शंस रहे, ये सब देखा। फिर उसके बाद हमने एनजीटी के बारे में भी देखा कि एनजीटी 2010 के एक्ट के थ्रू बना हुआ है और इंडिया थर्ड कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। फिर हमने इकोसॉक को भी देखा, इकोसॉक। फिर हमने आसाम के जो फ्लड है उसमें जो मिटिगेशन जो एरर एक निकल के आया, कहीं ना कहीं एम्पैक्टमेंट जो डैम थे उसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है, रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही हैं, तो उसको हमने देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जाके फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @study with VC। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।